चैप्टर 6 डरावनी कहानियाँ। मैं अपने कमरे में बैठकर मैकबेथ के तीसरे अंक पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सच तो ये था कि मैं अपने ट्रक की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रही थी। मुझे लग रहा था कि तेज़ बारिश के शोर के बावजूद मुझे अपने इंजन का कनफोडू शोर सुनाई दे जाएगा, लेकिन मुझे गलत लगा था। जब मैंने एक बार फिर पर्दे में से झांका तो अचानक ट्रक वहां पर खड़ा दिखा। मैं शुक्रवार का इंतज़ार नहीं कर रही थी और यह इंतज़ार करने लायक था भी नहीं। जाहिर है, मुझे बायोलॉजी में जो चक्कर आए थे उसके बारे में बातें हुईं। खास तौर पर जेसिका को इस कहानी में बड़ा मज़ा आ रहा था। किस्मत से माइक ने अपना मुंह बंद रखा, इसलिए किसी को भी एडवर्ड के शामिल होने की भनक नहीं लग पाई। वैसे जेसिका ने लंच के बारे में बहुत से सवाल पूछे, तो एडवर्ड कलन कल क्या चाहता था? जेसिका ने ट्रिग्नोमेट्री में पूछा। क्या पता, मैंने सच बोला। दरअसल वह मुद्दे की बात पर आया ही नहीं। तुम बहुत नाराज दिख रही थी, उसने दोबारा कुरेदा। क्या सचमुच? मैंने अपने भाव को सूना रखा। जानती हो, मैंने उसे कभी परिवार के अलावा किसी दूसरे के साथ बैठते नहीं देखा। यह अजीब था। अजीब, मैं सहमत हो गई। वह चिड़ी हुई दिख रही थी। उसने अधीरता से अपने स्याह घूंघर पीछे उचकाए। मुझे लगता है कि वह कोई ऐसी चीज सुनने की उम्मीद कर रही थी जिसमें नमक मिर्च लगाकर वह दूसरों को चटखारेदार कहानी के रूप में सुनाना चाहती थी। शुक्रवार के बारे में सबसे बुरा हिस्सा ये था कि हालांकि मैं जानती थी कि वह वहां नहीं रहेगा, लेकिन इसके बावजूद मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। जब मैं जेसिका और माइक के साथ कैफेटेरिया में गई तो मैं उसकी टेबल पर देखने से खुद को रोक नहीं पाई, जहां रोजेली, एलिस और जेस्पर सिर सटाकर बातें कर रहे थे। और मैं उस उदासी को नहीं रोक पाई जो मेरे अंदर भर गई जब मुझे एहसास हुआ कि उसे दोबारा देखने से पहले मुझे जाने कितना इंतजार करना पड़ेगा। मेरी सामान्य टेबल पर बैठा हर विद्यार्थी अगले दिन की योजना बनाने में मशगूल था। माइक एक बार फिर उत्साही हो गया था और स्थानीय मौसम विशेषज्ञ की भविष्यवाणी पर बहुत भरोसा कर रहा था, जिसने कल धूप निकलने का वादा किया था। लेकिन मैं देखने से पहले इस पर विश्वास नहीं करना चाहती थी। वैसे आज मौसम ज्यादा गर्म था, लगभग 60। शायद पिकनिक पूरी तरह निराशाजनक नहीं रहेगी। मैंने लंच के दौरान लॉरेन की शत्रुतापूर्ण निगाहों का सामना किया, जिनका कारण मुझे समझ नहीं आया। हम एक साथ कमरे से बाहर जा रहे थे और मैं उसके ठीक पीछे थी। मैं उसके रेशमी, सुनहरे बालों से 1 फुट दूर थी और जाहिर है, उसे यह बात मालूम नहीं थी। उद्धरण चिन्ह ... पता नहीं क्यों बेला, उसने मेरा नाम हिकारत से लिया। अब से कलन लोगों के साथ क्यों नहीं बैठती? मैंने उसे माइक के सामने बुदबुदाते सुना। मैंने कभी गौर नहीं किया था कि उसकी नाक से निकलने वाली आवाज़ इतनी अप्रिय थी, लेकिन मैं इसमें छिपे द्वेष से ज्यादा हैरान थी। मैं दरअसल उसे अच्छी तरह नहीं जानती थी, निश्चित रूप से इतनी अच्छी तरह नहीं कि वो मुझे नापसंद करे। कम से कम मुझे ऐसा ही लगता था। वो मेरी दोस्त है, वो हमारे साथ ही बैठेगी, माइक ने वफादारी से फुसफुसाकर कहा, थोड़ा हक जताते हुए भी। मैं ठहरी ताकि जेस और एंजेला मुझसे आगे निकल जाएं। मैं अब आगे उनकी बातें नहीं सुनना चाहती थी। उस रात डिनर पर चार्ली लापुश की मेरी यात्रा के बारे में उत्साही दिख रहे थे। मैंने सोचा कि उन्हें मुझे वीकेंड में घर पर अकेला छोड़ने को लेकर अपराधबोध सताता होगा, लेकिन वे भी क्या करते। ये कई साल पुरानी आदतें थीं, इसलिए उन्हें तोड़ना मुश्किल था। जाहिर है, वे पिकनिक पर जाने वाले सभी बच्चों के नाम जानते थे और उनके माता पिता के भी और शायद उनके दादा नानाओं के भी। मैंने सोचा कि क्या वे एडवर्ड कलन की कार में बैठकर सिएटल जाने की मेरी योजना के बारे में भी इतना ही उत्साह दिखाएंगे। वैसे मैंने सोच लिया था कि मैं ये बात उन्हें नहीं बताऊंगी। डैडी, क्या आप गोट रॉक्स जैसी जगह के बारे में जानते हैं? शायद माउंट रेनियर के दक्षिण में, मैंने सामान्य अंदाज में पूछा। हाँ, क्यों? मैंने कंधे उचकाए। कुछ बच्चे वहाँ कैंपिंग करने की सोच रहे थे। वह जगह कैंपिंग के लिए बहुत अच्छी नहीं है। उनकी आवाज़ में हैरानी थी। यहाँ बहुत ज़्यादा भालू रहते हैं। ज़्यादातर लोग शिकार के मौसम में वहाँ जाते हैं। ओह, मैंने बुदबुदाते हुए कहा। शायद मैंने नाम गलत सुन लिया था।
मैं देर तक सोना चाहती थी, लेकिन एक असामान्य रोशनी की वजह से जाग गई। मैंने आंखें खोलकर देखा, मेरी खिड़की में से साफ पीली रोशनी आ रही थी। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं जल्दी से इसकी जांच करने के लिए खिड़की तक गई और निश्चित रूप से वहां सूरज दिख रहा था। यह आसमान में गलत जगह पर था, जरूरत से ज्यादा नीचे था और यह उतना करीब नहीं था जितना इसे होना चाहिए था, लेकिन यह निश्चित रूप से सूरज ही था। दूर क्षितिज पर बादलों का घेरा था, लेकिन बीच की काफी बड़ी जगह नीली दिख रही थी। मैं ज्यादा से ज्यादा समय तक खिड़की पर ही खड़ी रहना चाहती थी। मुझे डर था कि अगर मैं हटी तो कहीं नीलापन दोबारा गायब न हो जाए। न्यूटन्स ओलंपिक आउटफिटर्स स्टोर शहर के उत्तर में था। मैंने उस स्टोर को देखा था, हालांकि मैं वहां कभी रुकी नहीं थी। मुझे आउटडोर वाले सामानों की जरूरत ही नहीं थी। मैंने पार्किंग लॉट में माइक की सबर्बन और टाइलर की सेंट्रा को पहचान लिया। जब मैंने उनके पास अपना ट्रक खड़ा किया तो मैं उस सबर्बन के सामने खड़े समूह को देख सकती थी। वहां एरिक दो दूसरे लड़कों के साथ था, जिनके साथ मेरी क्लास होती थी। मुझे काफी यकीन था कि उनके नाम बेन और कॉनर हैं। जेस वहां थी और उसके अगल बगल में एंजेला तथा लॉरेन थीं। 3 और लड़कियां उनके साथ खड़ी थीं, जिनमें वह भी शामिल थी, जिस पर मैं शुक्रवार को जिम में गिरी थी। जब मैं ट्रक से बाहर निकली तो उसने मुझे गंदी निगाह से देखा और लॉरेन से फुसफुसाकर बोलने लगी। लॉरेन अपने कॉन्सिल्क जैसे बाल हिलाकर मुझे हिकारत से देखने लगी। तो यह उन दिनों में से एक होने वाला था। कम से कम माइक मुझे देखकर खुश था। तुम आ गईं, उसने खुशी से कहा। मैंने कहा था ना कि आज धूप रहेगी, है ना? मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं आ रही हूँ, मैंने उससे याद दिलाया। अब सिर्फ ली और सामंता का इंतजार है, जब तक कि तुमने किसी को आमंत्रित न किया हो, माइक ने आगे कहा। नहीं, मैंने हल्के से झूठ बोल दिया, इस आशा में कि मेरा झूठ पकड़ा नहीं जाएगा। लेकिन मेरे मन में ये हसरत भी थी कि काश चमत्कार हो जाए और एडवर्ड वहां आ जाए। माइक संतुष्ट दिख रहा था। क्या तुम मेरी कार में चलोगी? या तुम उसमें, या फिर ली की मम्मी की मिनीवैन में? बिल्कुल, वह आनंद में मुस्कुराया। माइक को खुश करना बहुत आसान था। तुम सामने वाली पैसेंजर सीट पर बैठ जाना, उसने वादा किया। मैंने अपनी सकपकाहट छिपाई। माइक और जेसिका को एक साथ खुश करना आसान नहीं था। मुझे दिख गया था कि इस समय जेसिका हमें गुस्से से देख रही थी। संख्याओं ने मेरा साथ दिया। ली 2 और लोगों को ले आया, जिससे जगह कम पड़ गई। मैं सबर्बन की सामने वाली सीट पर माइक और अपने बीच में जेसिका को फंसाने में मैं कामयाब हो गई। माइक इस बारे में खुश नजर नहीं आया, लेकिन इससे कम जेसिका का गुस्सा ठंडा हो गया। लापुश फोक्स से सिर्फ 15 मील दूर था। ज्यादातर रास्ते में शानदार घने हरे जंगल थे और चौड़ी क्यूलेट नदी 2 बार इस सड़क के नीचे से निकलती थी। मुझे खुशी थी कि मैं विंडो सीट पर बैठी थी। हमने खिड़कियां खोल रखी थीं। सबर्बन में 9 लोग भर गए थे, जिससे सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी और मैं ज्यादा से ज्यादा धूप सोखना चाहती थी। जब मैं गर्मियों में चाली के साथ रहने आती थी तो कई बार लापुश के समुद्र तटों पर गई थी, इसलिए फर्स्ट बीच का 1 मील लंबा अर्धचंद्राकार किनारा जाना पहचाना था। यह अब भी बेहद सुंदर था। धूप में भी पानी गहरा, भूरा और झागदार था तथा भूरे चट्टानी तट की ओर लहरें उछाल रहा था। पानी के बीच से टापू उठ रहे थे और वहां चट्टानों की उबड़ खाबड़ नोकें दिख रही थीं, जो सख्त ऊंचे देवदार वृक्षों से घिरी थीं। समुद्र तट पर असली बालू की सिर्फ एक पतली पट्टी थी, जो पानी के किनारे थी। उसके बाद अरबों बड़े चिकने और भूरे पत्थर थे, जो दूरी से एक जैसे दिखते थे, लेकिन करीब पहुंचने पर हर पत्थर का रंग अलग दिखता था। टेराकोटा, समुद्री हरा, लवेंडर, नीला भूरा, दबा हुआ सुनहरा। तट पर बड़े ड्रिफ्टवुड पेड़ थे, जो नमकीन लहरों के कारण सफेद हो गए थे। कुछ समूह में जंगल के कोने पर थे, कुछ लहरों की पहुंच के बाहर अकेले थे। तेज, ठंडी और नमकीन हवा चल रही थी। पेलिकन लहरों पर तैर रही थी, जबकि उनके ऊपर सीगल उड़ रही थीं। वहां एक बाज भी मडरा रहा था। बादलों ने अब भी आसमान में गोला बना रखा था और वे किसी भी पल हमला करने का खतरा पेश कर रहे थे,
लेकिन हाल फिलहाल सूरज नीले आसमान में बहादुरी से चमक रहा था। हमने समुद्र तट तक नीचे जाने वाला रास्ता चुना। माइक लकड़ियों के लट्ठों के पास पहुंचने वाला रास्ता दिखा रहा था, जहां आमतौर पर पार्टियां होती थीं। आग जलाने की जगह भी स्पष्ट दिख रही थी, जिसमें काली राख भरी थी। वो लड़का जिसका नाम मेरे हिसाब से बेन था, एरिक के साथ गया और वे दोनों जंगल के कोने से ड्रिफ्टवुड की टूटी हुई सूखी लकड़ियां बटोर लाए। जल्दी ही पुरानी राख के ऊपर तंबू जैसी आकृति बन गई थी। क्या तुमने कभी ड्रिफ्टवुड आग देखी है? माइक ने मुझसे पूछा। मैं हड्डी के रंग की एक बेंच पर बैठी थी। दूसरी लड़कियां झुंड में मेरे दोनों तरफ बैठी थीं और रोमांचित स्वर में गपशप कर रही थीं। माइक आग के पास घुटनों के बल बैठा और सिगरेट लाइटर से एक छोटी लकड़ी को जलाने लगा। नहीं, मैंने कहा, जब उसने जलती हुई टहनी को सावधानी से तंबू से सटाया। तुम्हें ये पसंद आएगी, इसके रंग देखना। उसने एक और टहनी जलाई और इसे पहली वाली के बगल में रख दिया। सूखी लकड़ी में से जल्दी ही लपटें उठने लगीं। ये तो नीली है, मैंने हैरानी में कहा। यह नमक के कारण होता है। सुंदर है ना? उसने एक और टहनी जलाकर उधर रखी, जहां आग नहीं लगी थी, और फिर मेरे पास आकर बैठ गया। शुक्र है कि जेसिका उसकी दूसरी तरफ थी। वो उसकी तरफ मुड़ी और उसका ध्यान खींच लिया। मैं नीली और हरी लपटों को आसमान की तरफ चटकते देखती रही। आधा घंटे की बातचीत के बाद कुछ लड़के करीब के ज्वार कुंडों तक जाना चाहते थे। इससे मैं दुविधा में पड़ गई। एक तरफ तो मुझे ज्वार कुंडों से प्रेम था। वे बचपन से ही मुझे सम्मोहित करते थे। बचपन में मैं जब भी फोक्स आती थी, तो मेरे मन में सिर्फ उन्हें देखने का ही प्रलोभन रहता था। दूसरी तरफ मैं उनमें गिरती बहुत थी। यह ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। जब आप 7 साल की हों और डैडी साथ में हों। इससे मुझे एडवर्ड का आग्रह याद आया कि मुझे समुद्र में गिरना नहीं है। लॉरेन ने मेरी तरफ से निर्णय ले लिया। वो वहां नहीं जाना चाहती थी और उसने निश्चित रूप से इसके लिए गलत जूते पहने थे। एंजेला और जेसिका के अलावा ज्यादातर दूसरी लड़कियां भी तट पर ही रुकना चाहती थीं। मैंने इंतजार किया जब तक कि टाइलर और एरिक ने लड़कियों के साथ रुकने का वादा नहीं किया। फिर मैं हाइकिंग करने वाले समूह के साथ जाने के लिए चुपचाप खड़ी हो गई। जब माइक ने मुझे आते देखा तो वह खुलकर मुस्कुराया। यात्रा ज्यादा लंबी नहीं थी, हालांकि मुझे इस बात से नफरत थी कि जंगल में आसमान नहीं दिखता था। जंगल की हरी रोशनी किशोर हंसी के तालमेल में नहीं थी और मेरे चारों तरफ चल रहे हल्के हंसी मजाक के सामंजस्य में भी नहीं थी, क्योंकि यह बहुत अंधेरी और मनहूस थी। मुझे अपने हर कदम पर नजर रखनी पड़ी और मैं बड़ी सावधानी से चली। नीचे जड़ों से और ऊपर शाखाओं से बचना बड़ा मुश्किल काम था। मैं जल्दी ही पीछे रह गई। अंततः मैं जंगल की पन्ने जैसी सीमाओं से बाहर निकली और एक बार फिर पथरीले समुद्र तट पर आ गई। लहरें छोटी थीं और एक ज्वार नदी हमारे पास से समुद्र की ओर जा रही थी। इसके पथरीले किनारे जीवन से भरपूर थे। ये उथले कुंड कभी पूरी तरह खाली नहीं होते थे। मैंने बहुत सावधानी बरती कि छोटे समुद्री कुंडों के ज्यादा करीब न जाऊं। बाकी निडर थे और चट्टानों पर से कूद रहे थे, जो किनारे पर खतरनाक रूप से खड़ी थीं। मैंने एक बड़े कुंड के कोने पर बहुत स्थिर दिखने वाली चट्टान खोजी और सतर्कता से वहां बैठ गई। मैं अपने नीचे के प्राकृतिक मछलीघर को मंत्रमुग्ध होकर देखने लगी। चमकदार एनीमोन्स के समूह अदृश्य धारा में निरंतर लहरा रहे थे, मुड़े हुए शंख किनारों पर दौड़ रहे थे। उनके भीतर के केकड़े नहीं दिख रहे थे। स्टारफिश गतिहीन होकर चट्टानों से और एक दूसरे से चिपकी थीं। तभी सफेद धारियों वाली एक छोटी काली ईल चमकते हरे शैवालों से गुजरी और समुद्र के लौटने का इंतजार करने लगी। मैं पूरी तरह तल्लीन थी। सिर्फ मेरे दिमाग का एक छोटा हिस्सा ये सोच रहा था कि एडवर्ड इस समय क्या कर रहा था। मैं ये कल्पना कर रही थी कि अगर वह यहाँ मेरे साथ होता तो क्या कह रहा होता। आखिरकार लड़कों को भूख लग गई और मैं उनके पीछे लौटने के लिए उठी। इस बार जंगलों के बीच से गुजरते समय मैंने उनके साथ कदम मिलाने की कोशिश की, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं कई बार गिर गई। मेरी हथेलियों पर कुछ सती खरोंचें लगी, हरे धब्बे लग गए, लेकिन स्थिति बदतर हो सकती थी।
जब हम फर्स्ट बीच पर लौटे तो हम जितने लोगों को छोड़कर गए थे अब उनकी संख्या बढ़ गई थी। जब हम ज्यादा करीब पहुंचे तो हमें नए आने वालों के चमकते सीधे काले बाल और उनकी तांबे जैसी त्वचा दिखी। वे रिजर्वेशन के किशोर थे जो सामाजिक मेलजोल के लिए आए थे। भोजन पहले ही इधर से उधर हो रहा था और लड़के जल्दी से इसे खाने पहुंच गए। जब हम एक एक करके ड्रिफ्टवुड गोले में पहुंचे तो एरिक ने हमारा परिचय दिया। एंजेला और मैं सबसे आखिर में पहुंचे थे और जब एरिक ने हमारे नाम लिए तो मैंने गौर किया कि आग के करीब पत्थर पर बैठा एक छोटा लड़का मुझे दिलचस्पी से देखने लगा था। मैं एंजेला के पास बैठ गई और माइक हमारे लिए सैंडविच तथा बहुत सारे सोडा ले आया जिनमें से हम चुन सकते थे। इस दौरान मेहमानों में सबसे बड़े दिखने वाले लड़के ने अपने साथ आए 7 लोगों के नाम लेकर परिचय दिया। मैं सिर्फ ये समझ पाई कि उनमें से एक लड़की का नाम जेसिका था और मुझमें दिलचस्पी लेने वाले लड़के का नाम जेकब था। एंजेला के साथ बैठना सुकून भरा था। वह शांत किस्म की थी इसलिए उसके आसपास रहना आरामदेह था। उसे हर समय खामोशी को चटर-पटर से भरना जरूरी नहीं लगता था। खाते वक्त उसने मुझे सोचने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया और कोई बाधा नहीं डाली। उस समय मैं ये सोच रही थी कि फोक्स में समय कितने अलग अलग तरीके से गुजरता है। कई बार तो एक झोंके की तरह गुजर जाता है जिसमें कुछ तस्वीरें बाकी तस्वीरों से ज्यादा स्पष्टता से अंकित होती हैं, और कई बार हर सेकंड महत्वपूर्ण होता था और मेरे मन पर अमिट छाप छोड़ देता था। मैं सटीकता से जानती थी कि किसकी वजह से फर्क पड़ता था जिससे मैं विचलित हो गई। लंच के दौरान बादलों की सेना बने लगी। वे नीले आसमान पर कब्जा करने लगे, रह रहकर सूरज को अपने आगोश में लेने लगे, समुद्र तट पर अपनी लंबी छाया डालने लगे और लहरों को काला करने लगे। खाना खत्म करने के बाद लोग 2-3 के समूह में इधर उधर होने लगे। कुछ लहरों के नजदीक गए और अस्थिर सतह के पार चट्टानों पर कूदने की कोशिश करने लगे। बाकी ज्वार कुंडों की तरफ दूसरी यात्रा पर जा रहे थे। माइक जिसके पीछे जेसिका लगी थी गांव में एक दुकान की तरफ जा रहा था। कुछ स्थानीय बच्चे भी उसके साथ गए, बाकी हाइक पर गए। जब वे सभी तितर बितर हुए तब मैं अपने ड्रिफ्टवुड के लट्ठे पर अकेली बैठी थी। लॉरेन और टाइलर उस सीडी प्लेयर में उलझे थे जो कोई विचारपूर्वक ले आया था। रिजर्वेशन के 3 किशोर गोले में बैठे थे जिनमें जेकब नाम का लड़का और प्रवक्ता की भूमिका निभाने वाला सबसे बड़ा लड़का शामिल थे। एंजेला हाइक करने वालों के साथ चली गई थी। उसके कुछ मिनट बाद जेकब मेरे पास आकर एंजेला की जगह पर बैठ गया। वह 14 शायद 15 साल का दिख रहा था। उसके लंबे चमकदार काले बाल थे जो गर्दन के पीछे रबर बैंड में बंधे थे। उसकी त्वचा सुंदर रेशमी और गेरुए रंग की थी। उसकी आंखें काली थीं और उसके गाल की हड्डियों के ऊंचे उभारों के ऊपर गहराई में स्थित थीं। उसकी ठुड्डी के आसपास बचपन का गोलपन अब भी दिख रहा था। कुल मिलाकर काफी अच्छा चेहरा, लेकिन उसके चेहरे के बारे में मेरी सकारात्मक राय उसके पहले शब्दों से नष्ट हो गई। तुम इजाबेला स्वान हो, है ना? यह एक बार फिर से स्कूल के पहले दिन जैसा था। बेला, मैंने आह भरते हुए कहा। मैं जेकब ब्लैक हूँ। उसने दोस्ताना अंदाज में हाथ बढ़ाया। तुमने मेरे डैडी का ट्रक खरीदा है। ओह, मैंने राहत में कहा और उसका चिकना हाथ मिलाया। तुम बिली के बेटे हो। तुम मुझे याद होने चाहिए। नहीं, मैं परिवार में सबसे छोटा हूँ। तुम्हें मेरी बड़ी बहनें याद होंगी, रेशल और रेबेका। मुझे अचानक याद आया, जब मैं यहाँ आती थी तब चार्ली और बिली हम लोगों को एक दूसरे के साथ रखते थे ताकि उनके मछली पकड़ते समय हम व्यस्त रहें। हम सब इतने संकोची थे कि दोस्ती की दिशा में ज्यादा तरक्की नहीं हो पाई। जाहिर है, जब मैं 11 साल की हुई तो मैं इतना बखेड़ा मचाने लगी कि मछली पकड़ने की यात्राएं बंद हो गईं। क्या वे यही हैं? मैंने समुद्र के कोने पर लड़कियों को देखते हुए सोचा कि क्या मैं अब उन्हें पहचान सकती हूँ। नहीं, जेकब ने अपना सिर हिलाया। रेशल को वॉशिंगटन स्टेट की स्कॉलरशिप मिल गई और रेबेका ने हवाई के एक सफर से शादी कर ली। वह अब हवाई में रहती है। शादी? वाह, मैं स्तब्ध थी। उसकी जुड़वां बहनें मुझसे बस 1 साल बड़ी थीं। तो तुम्हें ट्रक कैसा लगा? उसने पूछा। मुझे इससे प्रेम है।
ये बेहतरीन चलता है। हाँ, लेकिन ये काफी धीमा चलता है, वह हंसा। जब चार्ली ने इसे खरीदा तो मैंने राहत की सांस ली। डैडी मुझे दूसरी कार बनाने नहीं दे रहे थे। वे कहते थे कि जब हमारे यहाँ एक अच्छा वाहन है तो दूसरे की क्या जरूरत है। यह उतना धीमा भी नहीं है, मैंने आपत्ति की। कभी 60 के ऊपर चलाने की कोशिश की है? नहीं। अच्छी बात है, चलाना भी मत। उसने दांत निकाले। मैं भी दांत दिखाए बिना नहीं रह पाई। ये टक्कर में बेहतरीन रहता है, मैंने अपने ट्रक की रक्षा करते हुए कहा। मैं नहीं सोचता कि कोई टैंक भी उस पुराने ट्रक का बाल भी बांका कर सकता है। वह एक बार फिर हंसते हुए सहमत हुआ। तो तुम कार बनाते हो? मैंने पूछा और मैं प्रभावित थी। जब मेरे पास खाली समय और पुर्जे होते हैं। तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि 1986 की फोक्सवैगन रैबिट का मास्टर सिलेंडर कहाँ मिल सकता है, उसने मजाक में कहा। उसकी आवाज सुखद और भारी थी। सॉरी, मैं हंसी। अभी तक तो नहीं देखा है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अपनी आंखें खुली रखूंगी। जैसे मुझे पता हो कि यह क्या था। उसके साथ बात करना बहुत आसान था। उसने चमकदार मुस्कान देते हुए मेरी ओर हसरत से देखा, जिसे मैं पहचानना सीख रही थी। मैं ही अकेली नहीं थी जिसने इस पर गौर किया था। तुम बेला को जानते हो, जेकब? आग के पार से लॉरेन ने पूछा, मेरे हिसाब से काफी अक्खड़ अंदाज में। एक तरह से हम एक दूसरे को तब से जानते हैं जब से मैं पैदा हुआ हूँ। वो हंसा और मेरी तरफ एक बार फिर मुस्कुराया। कितना अच्छा है। वैसे उसकी आवाज से ऐसा नहीं लग रहा था जैसे उसे यह अच्छा लगा हो और उसकी पीली, शक्की आंखें सिकुड़ गईं। बेला, उसने एक बार फिर पुकारा और सावधानी से मेरा चेहरा देखा। मैं अभी अभी टाइलर से कह रही थी कि यह कितना बुरा है कि कलन लोगों में से कोई भी आज नहीं आया। क्या किसी ने उन्हें आमंत्रित ही नहीं किया था? उसकी चिंता का भाव अविश्वसनीय था। तुम्हारा मतलब डॉक्टर कार्लाइल कलन के परिवार से है? ऊंचे, ज्यादा बड़े लड़के ने मेरे कुछ बोलने से पहले ही बोल दिया, जिससे लॉरेन चिढ़ गई। सच कहा जाए तो वह लड़के के बजाय आदमी के ज्यादा करीब था और उसकी आवाज बहुत गहरी थी। हाँ, क्या तुम उन्हें जानते हो? उसने नीचा दिखाने वाले अंदाज में पूछा और उसकी ओर थोड़ा सा मुड़ी। कलन परिवार यहाँ नहीं आता, उसने उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए एक ऐसे लहजे में कहा मानो बात यहीं खत्म हो जाती हो। टाइलर ने लॉरेन का ध्यान दोबारा जीतने के लिए अपने हाथ की सीढ़ी पर उसकी राय पूछी। लॉरेन का ध्यान भटक गया। मैंने गहरी आवाज वाले लड़के को आश्चर्य से घूरा, लेकिन अब वो हमारे पीछे अंधेरे जंगल को देखने लगा था। उसने कहा था कि कलन परिवार यहाँ नहीं आता था, लेकिन उसके लहजे से ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें यहाँ आने की अनुमति नहीं थी, जैसे उन पर प्रतिबंध लगा था। उसके लहजे का मुझ पर अजीब प्रभाव पड़ा और मैंने इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, हालांकि मैं इसमें सफल नहीं हुई। जेकब ने मेरे विचारों का सिलसिला तोड़ा। तो क्या फोक्स तुम्हें पगला रहा है? ओह, मैं तो कहूंगी कि इससे भी ज्यादा। मैंने मुंह बनाया। उसने समझते हुए दांत दिखाए। मैं अब भी कलन परिवार पर की गई उस संक्षिप्त टिप्पणी की जुगाली कर रही थी। मेरे अंदर अचानक एक प्रेरणा आई। यह मूर्खतापूर्ण योजना थी, लेकिन मेरे दिमाग में इससे ज्यादा अच्छी योजना नहीं थी। मैं सोच रही थी कि युवा जेकब को लड़कियों का ज्यादा अनुभव नहीं होगा, इसलिए वह मेरे फ्लर्टिंग के जाल को नहीं समझ पाएगा और उसमें फंस जाएगा। क्या तुम मेरे साथ समुद्र तट तक चलना चाहते हो? मैंने पूछा और एडवर्ड जिस तरह अपनी पलकों के नीचे से ऊपर देखता था, उसकी नकल करने की कोशिश की। मुझे यकीन था कि इसका उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जेकब इच्छुकता से उछल पड़ा। जब हम ड्रिफ्टवुड की समुद्री दीवार की ओर के कई रंगों के पत्थरों के पास उत्तर में चले, तो बादलों ने अचानक आसमान को पूरी तरह ढक लिया, जिससे समुद्र स्याह हो गया और तापमान गिर गया। मैंने अपने हाथ अपने जैकेट की जेबों में गहरे घुसा लिए। तो तुम 16 साल के हो? मैंने पूछा और मूर्ख जैसी न दिखने की कोशिश की, जब मैंने अपनी पलकें उस तरह फड़फड़ाईं जिस तरह मैंने लड़कियों को टीवी पर करते देखा था। मैं अभी अभी 15 का हुआ हूँ, उसने स्वीकार किया, हालांकि उसने इसे प्रशंसात्मक रूप से लिया था। सचमुच? मेरा चेहरा झूठे आश्चर्य से भरा था।
मैं तो सोच रही थी कि तुम्हारी उम्र ज्यादा होगी। उसने कहा, मैं अपनी उम्र के हिसाब से ज्यादा लंबा हूँ। क्या तुम फोक्स ज्यादा आते हो? मैंने चालाक अंदाज में पूछा, मानो मैं हाँ की उम्मीद कर रही थी। मैं खुद को मूर्खतापूर्ण लगी। मुझे डर था कि वह हिकारत से मेरी ओर मुड़ेगा और मुझ पर धोखेबाजी का इल्जाम लगाएगा, लेकिन वह अब भी काफी खुश दिख रहा था। ज्यादा नहीं, उसने त्योरी के साथ स्वीकार किया। लेकिन जब मेरी कार पूरी हो जाएगी, उसके बाद मैं जितना चाहूँ उतना जा सकता हूँ मेरा लाइसेंस बनने के बाद, उसने सुधार किया। वह दूसरा लड़का कौन था, जिससे लॉरेन बात कर रही थी? वो हम लोगों के साथ उठने बैठने के लिहाज से ज्यादा बड़ा लगता है। मैंने जानबूझकर खुद को युवाओं के साथ जोड़ लिया था, ताकि यह स्पष्ट हो जाए कि मैं जेकब को पसंद करती हूँ। वह सैम है, वह 19 साल का है, उसने मुझे जानकारी दी। वह डॉक्टर के परिवार के बारे में क्या कह रहा था? मैंने मासूमियत से पूछा। कलन परिवार के बारे में? ओह, उन्हें यहाँ रिजर्वेशन पर नहीं आना चाहिए। उसने दूर जेम्स आइलैंड की दिशा में देखा, जब उसने उसकी पुष्टि की, जो मेरे हिसाब से मैंने सैम की आवाज में सुना था। क्यों नहीं? उसने मुझे पलटकर देखा और अपना होंठ काट लिया। ऊप्स, मुझे उस बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहिए था। ओह, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, मैं तो बस जिज्ञासावश जानना चाहती हूँ। मैंने अपनी मुस्कान को मनमोहक बनाने की कोशिश की और सोचा कि कहीं मैं ज्यादा डोरे तो नहीं डाल रही हूँ। वो पलटकर मुस्कुराया और ऐसा लग रहा था जैसे वह जाल में फंस गया था। फिर उसने एक भौं उठाए और उसकी आवाज़ पहले से भी ज्यादा भारी थी। तुम्हें डरावनी कहानियां पसंद हैं? मैं उनसे प्रेम करती हूँ, मैंने उत्साह से कहा और उसे तपती निगाहों से देखा। जेकब नज़दीकी ड्रिफ्टवुड वृक्ष की ओर गया, जिसकी जड़ें किसी बड़ी मकड़ी के उलझे हुए पैरों जैसी बाहर निकली थीं। वो एक मुड़ी हुई जड़ पर हल्के से बैठ गया, जबकि मैं उस पेड़ के तने पर उसके नीचे बैठी। उसने चट्टानों को घूरा और उसके चौड़े होंठों के कोनों के आसपास एक मुस्कान तैर रही थी। मैं देख सकती थी कि वह इस कहानी को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपनी आंखों में दिखने वाली उत्कट रुचि को कायम रखने पर ध्यान केंद्रित किया। क्या तुम हमारी पुरानी कहानियां जानती हो, इस बारे में कि हम कहाँ से आए हैं? क्यूलेट्स, मेरा मतलब है। उसने शुरू किया। मैंने कहा, नहीं तो देखो, बहुत सी दंत कथाएं हैं, जिनमें से कुछ तो महाप्रलय तक जड़ें खोजने का दावा करती हैं। ये कहती हैं कि प्राचीन क्यूलेट्स ने अपनी नावें पहाड़ के सबसे ऊंचे पेड़ों के शिखर से बांध दी थीं और नोआ तथा उसकी नाव की तरह प्रलय से बच गए थे। इतिहास का अपना ज्ञान मेरे सामने बघारते हुए वह मुस्कुराया। एक और दंत कथा दावा करती है कि हम भेड़ियों से उत्पन्न हुए हैं, कि भेड़िए अब भी हमारे भाई हैं। उन्हें मारना कुनबे के कानून के खिलाफ है। फिर ठंडे लोगों के बारे में कहानियां हैं। उसकी आवाज़ काफ़ी धीमी हो गई। ठंडे लोग? मैंने पूछा और अब मेरा कौतूहल नकली नहीं था। हाँ, ठंडे लोगों की दंत कथाएं भेड़ियों की दंत कथाओं जितनी ही पुरानी हैं और कुछ तो ज्यादा पुरानी भी हैं। किंवदंती के अनुसार मेरे खुद के परदादा कुछ ठंडे लोगों को जानते थे। उन्होंने ही वह संधि की थी जिसकी वजह से वे हमारी जमीन पर नहीं आ सकते थे। उसने अपनी आंखें गोल गोल घुमाईं। तुम्हारे परदादा? मैंने प्रोत्साहित किया। वे कबीले के मुखिया थे, मेरे डैडी की तरह। देखो, ठंडे लोग भेड़ियों के स्वाभाविक शत्रु होते हैं, असली के भेड़िए नहीं, लेकिन वे भेड़िए जो हमारे पुरखों की तरह इंसान में बदल सकते हैं। उन्हें नरभेड़िया कहा जाता है। नरभेड़ियों के शत्रु होते हैं। सिर्फ एक। मैंने गंभीरता से उसे घूरा और अपनी व्यग्रता को प्रशंसा के रूप में छिपाने की उम्मीद की। तो तुमने देखा, जेकब ने आगे कहा, ठंडे लोग पारंपरिक रूप से हमारे शत्रु होते हैं। लेकिन मेरे परदादा के समय में हमारे इलाके में आने वाला ये समूह अलग था। वे उस तरह शिकार नहीं करते थे जिस तरह दूसरे ठंडे लोग करते थे। वे कुनबे के लिए खतरनाक नहीं लगते थे। इसलिए मेरे परदादा ने उनके साथ यह संधि की कि अगर वे हमारी जमीन से दूर रहने का वादा करेंगे तो हम उनका भेद इंसानों के सामने नहीं खोलेंगे। उसने मेरी तरफ आंख मारी। अगर वे खतरनाक नहीं हों तो क्या? मैंने समझने की कोशिश की। मैं डर रही थी कि कहीं उसे समझ न आ जाए कि मैं उसकी भुता कहानी पर कितनी गंभीरता से विचार कर रही हूँ।
इंसानों को ठंडे लोगों से जोखिम हमेशा रहता है, भले ही वे इस समूह जितने सभ्य हों। आपको कभी पता नहीं होता कि उन्हें कब इतनी ज्यादा भूख लगने लगेगी कि वे खुद को रोक ना पाएं। उसने जानबूझकर अपने लहजे में जोखिम की मोटी परत चढ़ा दी। तुम्हारा क्या मतलब है, सभ्य? वे दावा करते थे कि वे इंसानों का शिकार नहीं करते हैं और जानवरों का शिकार करके पेट भर लेते हैं। मैंने अपनी आवाज को सामान्य रखने की कोशिश की। तो ये कलन परिवार पर कैसे लागू होता है? क्या वे भी उन ठंडे लोगों जैसे हैं जिनसे तुम्हारे परदादा मिले थे? नहीं, वह नाटकीय अंदाज में रुका। वे वही हैं। उसने सोचा होगा कि मेरे चेहरे पर जो डर का भाव आया था, वह उसकी कहानी की वजह से था। वो खुशी में मुस्कुराया और आगे बोलने लगा। अब उनकी संख्या बढ़ गई है। एक नई औरत आई है और एक नया आदमी भी आया है, लेकिन बाकी वही हैं। मेरे परदादा लीडर कार्लाइल को जानते थे। वो यहाँ था और तुम्हारे लोगों के यहाँ आने से पहले यहाँ से चला गया था। वो अपनी मुस्कान को रोकने की कोशिश कर रहा था। और वे कौन हैं? मैंने आखिरकार पूछा। ठंडे लोग क्या होते हैं? वह स्याह अंदाज में मुस्कुराया। खून पीने वाले, उसने ठंडे लहजे में कहा। लोग उन्हें वैम्पायर कहते हैं। उसका जवाब सुनकर मैं उठती गिरती लहर को घूरने लगी। मुझे पता नहीं था कि मेरे चेहरे पर कौन से भाव आए थे। वो खुलकर हंसा। तुम्हारे तो रोंगटे खड़े हो गए। तुम बहुत अच्छी कहानी सुनाते हो। मैंने उसकी प्रशंसा की, लेकिन मैं अब भी लहरों को घूर रही थी। काफी अजीब कहानी है ना? इसी कारण मेरे डैडी यह नहीं चाहते हैं कि हम इसे किसी को भी सुनाएं। मैं अभी तक अपने भावों को इतना नियंत्रित नहीं कर पाई थी कि उसकी ओर देख सकूं। चिंता मत करो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। मुझे लगता है मैंने अभी अभी संधि का उल्लंघन कर दिया है। वो हंसा। मैं इसे कब्र तक अपने साथ ले जाऊंगी, मैंने वादा किया और फिर मैं कांपने लगी। एक बात का ध्यान रखना, चाली से कुछ मत कहना। वे मेरे डैडी गुस्सा हैं, क्योंकि उन्होंने सुना है कि जब से डॉक्टर कलन ने अस्पताल में काम शुरू किया है, तो हमारे रिजर्वेशन के कुछ लोगों ने अस्पताल जाना छोड़ दिया है। मैं नहीं कहूंगी, बिल्कुल नहीं। तो क्या तुम्हारे हिसाब से हमारा कुनबा अंधविश्वासी है? उसने चुलबुले अंदाज में पूछा, लेकिन उसमें चिंता की झलक भी थी। मैंने अब तक समुद्र से नजरें नहीं हटाई थीं। मैं मुड़ी और उतने सामान्य अंदाज में उसकी ओर मुस्कराई जितना मैं कर सकती थी। नहीं, मैं सोचती हूँ कि तुम डरावनी कहानियाँ सुनाने में बहुत माहिर हो। मेरे अब भी रोंगटे खड़े हैं। देखो, मैंने अपना हाथ दिखाया। बढ़िया, वह मुस्कुराया। और फिर समुद्र तट पर पत्थर टकराने की आवाज ने हमें चेतावनी दे दी कि कोई आ रहा है। हमारे सिर एक साथ मुड़े और हमने देखा कि माइक और जेसिका लगभग 50 गज की दूरी पर थे और वे हमारी ओर आ रहे थे। तो तुम यहाँ हो, बेला, माइक ने राहत में कहा और अपना हाथ अपने सिर के ऊपर लहराया। क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? जेकब ने पूछा, जो माइक की आवाज में ईर्ष्या की खनक से चौकस हो गया था। मैं हैरान थी कि यह खनक इतनी स्पष्ट थी। नहीं, निश्चित रूप से नहीं, मैंने फुसफुसाकर कहा। मैं जेकब के प्रति बहुत ज्यादा कृतज्ञ थी और उसे ज्यादा से ज्यादा खुश रखना चाहती थी। माइक से सावधानी से दूर मुड़कर मैंने जेकब की तरफ आंख मारी। वह मेरी फुहड़ फ्लटिंग से खुश हो गया। अच्छा, जब मुझे अपना लाइसेंस मिल जाता है, उसने कहना शुरू किया, तो तुम्हें फोक्स में मुझसे मिलने आना चाहिए। हम कुछ समय एक साथ बिता सकते हैं। ये कहते समय मुझे अपराधबोध महसूस हुआ। मैं जानती थी कि मैंने उसका इस्तेमाल किया था, लेकिन मुझे जेकब सचमुच पसंद था। उसके साथ मैं आसानी से दोस्ती कर सकती थी। माइक अब हमारे पास पहुंच चुका था, हालांकि जेसिका अब भी कुछ कदम दूर थी। मैं देख सकती थी कि उसकी आंखें जेकब को तौल रही थीं और उसकी स्पष्ट कम उम्र से संतुष्ट दिख रही थीं।